नमस्कार साथियों, मैं अंकित गोयल HOD MDCL। आज हम लोग प्रेजेंट हुए हैं। इस वीडियो को शूट करने का मेन मोटिव हमारा ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, और उन बच्चों को मोटिवेशन, हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए और उनको अपनी लाइफ को एक्सेल करने के लिए कैसे क्या अपने को करना चाहिए लाइफ में, वो जो बच्चे सक्सेस हो जाते हैं तो उनसे वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा उनको इंस्पिरेशन मिलता है कि वो बच्चे कुछ कर पाएंगे लाइफ में। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ कुछ बच्चे यहाँ पढ़े हुए MDCL में, जो IITs में हैं, NITs में हैं, तो उनसे हम मिलवाना चाह रहे हैं ताकि वो बच्चे भी मतलब उनसे कुछ सीख पाएँ। जो बच्चे यहाँ पे हैं वो तो सीख ही लेते हैं जैसे बात करके बच्चों से, बाकी जो बाहर के बच्चे हैं जो कहीं भी पढ़ रहे हैं वो सब लोग भी इस इंटरव्यू की मदद लेके और मोटिवेट होके और इंस्पायर होके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा हासिल कर सकते हैं। तो उस कड़ी में मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ सबसे पहले जयश्री सोनी से। जयश्री। हेलो, आई एम जयश्री सोनी। मैं MDCL से 2024 में पास आउट हुई थी एंड करंटली परस्यूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन IIT BHU। रश्मि। हेलो, मैं रश्मि मित्तल अभी IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। हेलो, मैं मीरा जड़िया ग्रुप में बगड़ से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं IIT BHU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से BTech कर रहा हूँ और मैं MDCL से 2025 में पास आउट हुआ था। हेलो, मैं अनीश, मैं IIT जम्मू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ और मैं 2025 में MDCL से पास आउट हुआ था। हेलो, माय नेम इज़ किशन जानी। मैंने इसी साल MDCL से पास आउट किया है और अभी मैं NIT जमशेदपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया अपने बारे में कि कौन कौन सी IIT में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वहाँ की IITs की लाइफस्टाइल और यहाँ पे MDCL में जब ये लोग थे तो यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती थी और वहाँ पढ़ाई कैसे हो रही, इन सब चीज़ों को, इन सब मुद्दों पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा जयश्री के पास, और इससे पूछना चाहूँगा कि जब आप 11th क्लास में MDCL में आए थे तो क्या एम था आपका, और फिर आपको वो लक्ष्य जो आपने बनाया था कुछ टाइम बाद वो आपको हासिल हुआ? यहाँ MDCL के पूरे सिस्टम में आपको कितना विश्वास था और कैसे यहाँ की टेस्ट सीरीज़ रही हैं, तो उन सब बातों पर थोड़ा आप ध्यान दें। मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी 11th क्लास में एंड मेरे को नहीं पता था कि जेई क्या होता है। फिर यहाँ के फैकल्टी ने, अंकित सर ने, डांगी सर ने, बाकी फैकल्टी ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे जेई होता है एंड आगे जाके लाइफस्टाइल, मतलब अगर आप उसमें पास आउट हो जाओगे और आगे जाके लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेन मोटिव था कि मैं IIT में सेलेक्ट हूँ, इसके लिए मैंने बहुत करी थी। सब सर ने साथ दिया था, मेहनत करी थी और MDCL ने टेस्ट सीरीज चलाई थी जो हर वीक होती थी, उससे भी मेरा बहुत अच्छा हुआ है, मार्क्स आए हैं उसकी वजह से। और मेन है कि अगर आपको ट्रस्ट है पूरे फैकल्टी पे, पूरी कोचिंग पे, तो आपका हो जाएगा। तो मेरा ट्रस्ट था और इसलिए मैं IIT में हो गई। इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट हमारे 2024 बैच से पास आउट रश्मि जो IIT दिल्ली में पढ़ रही है उनसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ सिस्टम के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में को कैसा क्या फील हुआ था उस टाइम पे। यहाँ पे 11th 12th में जब मैंने किया था तब हमारा फाउंडेशन क्लास था। तब हम लोग 11th 12th में जेई पे फोकस कर रहे थे, PCM ही पढ़ रहे थे सिर्फ। और टेस्ट सीरीज 12th क्लास में हमने रेगुलर दिए हैं। 11th क्लास में जैसे नॉर्मली 15 डेज में दिए हैं, फिर 12th क्लास में भी वही चल रहा था। फिर जब जेई पास में आया तब हमने काफ़ी फ्रिक्वेंटली दिया। और यहाँ पे स्टडी सिस्टम ऐसा था कि हम सिर्फ जेई पढ़ रहे थे, तो एकदम मतलब जो भी टाइम मिल रहा है हम सिर्फ स्टडी को डिवोट करते थे। अब IIT में जाके हम अपना टाइम स्टडी के साथ साथ और भी चीज़ों पे डिवोट कर रहे हैं जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसमें। अब मैं नेक्स्ट अमित से जानना चाहूँगा इस बारे में। अमित भी अपने पास 3 साल से था 11th 12th टारगेट, और अभी रिसेंट जो अभी रिजल्ट आया 2025 का उसमें अमित का सिलेक्शन IIT BHU में हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो अमित से पूछना चाहूँगा MDCL के सिस्टम के बारे में, यहाँ के फैथ और टेस्ट सीरीज़ के बारे में कैसा क्या आपने फील किया? अभी मैं आपको बताऊँ तो मैंने जो 10th पास आउट किया मैंने विलेज बगड़ से की है और तब मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था जेई का। तो वहाँ पे MDCL से टीचर्स आए थे घर से बुलाने के लिए कि अब आओ मेरे साथ, हम कोचिंग की तैयारी करा रहे हैं। तब मैंने कुछ देखा जेई के बारे में, कुछ आइडिया लगा, उन्होंने बताया। तब फिर मैंने आया ना, तब यहाँ सिस्टम देखा, घर वालों ने देखा सिस्टम, घर वालों को अच्छा लगा, सीकर वाला भी देखा था और यहाँ का भी देखा, यहाँ का अच्छा लगा, तब यहाँ पे एडमिशन करवाया।
फिर यहाँ पे मैनेजमेंट जो अंकित सर हैं, इन्होंने 3 साल पूरा मेरे को सपोर्ट किया बिल्कुल। मैं पूरे घर पे जाके बातें करता था इनसे, कोई भी डाउट हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स ही है। तो वो कारण है कि अंकित सर ही कारण हो जो भी है। जितने भी टीचर्स हैं ना सपोर्टिव है, लेकिन अंकित सर ने मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है यहाँ पर। जितने भी कुछ डाउट है, कोचिंग से रिलेटेड डाउट है, कोई सब्जेक्ट में डाउट है, तो इनको कभी भी मैसेज करो, रात को मैसेज करो, कभी भी मैसेज करो, तुरंत रिप्लाई आता था इनका हमेशा। और गाइडेंस में आगे कोई कमी नहीं है। मैं अगर MDCL नहीं होता तो मैं अभी 11th-12th में कहीं पे स्कूलिंग करता रहता। तो जो भी मेरा भी करियर है इसके अंदर MDCL का बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट अपन बात करना चाहेंगे अनीस से, जो अभी IIT जम्मू में पढ़ रहा है। और ये भी बच्चा, मैं आपको थोड़ा बता दूँ इसके बारे में, 11th-12th में आया था तो ये हिंदी मीडियम में था। और हिंदी मीडियम में होके मतलब ये ड्रीम लेना कि मेरे को IIT में जाना है। और फिर मतलब मेहनत थी बच्चे की, मतलब हमें पता था एक दिन वो मेहनत रंग लाएगी, हमें इस बात का पहले से आभास हो चुका था क्योंकि बच्चे में टैलेंट था। और जब 11th-12th के बाद में हमें लगा कि 1 साल इसको और देना चाहिए क्योंकि इसको अच्छी IIT में जाना है, इसका ड्रीम अच्छी IIT है, तो फिर ये मतलब उस बात से जब इससे बात की गई तो एक बार भी इसने मना नहीं किया कि नहीं सर मेरे को जो मिलना था वो मिल गया, मैं अब आगे तैयारी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका ड्रीम था, इसको जाना IIT में था। तो फिर इसने उसको परस्यू किया ड्रीम को। और नेक्स्ट ईयर जब टारगेट में आया तो हिंदी मीडियम का बच्चा होके पूरे साल इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, पूरे साल इसने टेस्ट इंग्लिश मीडियम में दिए और फिर इसने अच्छी रैंक लेके आया IIT में और आज IIT जम्मू में। तो इस बात की खुशी हमें इसलिए ज़्यादा मिलती है क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा होके और इंग्लिश मीडियम में आके पढ़ रहा है और उसको कोई भी परेशानी नहीं है कि मेरे को हिंदी मीडियम में एक सेकंड भी हमारे पास नहीं आया ये डांगे सर के पास या मेरे पास कभी नहीं आया कि मतलब हमें हिंदी मीडियम पढ़ाओ। ये पूरा अपने आप को मतलब झोंकने के लिए तैयार था कि कैसे पढ़ाओ, मेरे को पढ़ना है बस। और ये गुडविल इस बच्चे की है जो मतलब रेस्पेक्ट इसने कमाई है, ये मतलब हमेशा हमारे मन में रहेगी, डांगे सर के मन में रहेगी, मेरे मन में हमेशा रहेगी कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। तो इससे कुछ जानना चाहेंगे अपन यहाँ के सिस्टम के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, अनीस। हाँ, तो जैसा कि सर ने बताया कि मैंने 10th मैंने अपने गांव से की थी और जब मैं 11th में आया तो मेरा हिंदी माध्यम था, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे होती है जी, कैसे पढ़ना रहता है। तो मुझे गोयल सर ने, डांगे सर ने गाइड किया कि मतलब तुम ऐसे ऐसे पढ़ोगे, ऐसे करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं हिंदी मीडियम से था तो मुझे पता नहीं था कि हिंदी मीडियम में भी हो सकता है। तो सर ने बताया तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो हो जाएगा आराम से। तो मैंने उधर से मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना स्टार्ट कर दिया और मैं क्वेश्चन सोल्व करता था, पढ़ता था और सर मुझे गाइड करते थे। कुछ भी बात हो कोचिंग से रिलेटेड या कुछ भी डाउट हो तो सर को मैं पूछता था और सर मेरे आराम से रिप्लाई करते थे। और यहाँ की जो हमारी कोचिंग की फैकल्टी है वो बहुत कोऑपरेटिव है और कुछ भी हो, कुछ भी डाउट हो, सभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तुरंत बता देते हैं। और जहाँ हमारी जो टेस्ट सीरीज होती थी तो हमारी जैसे हफ्ते में होते थे तो वो कुछ चैप्टर वाइज होते थे और फिर 10-15 दिन में होते थे वो पूरे सिलेबस वाइज होते थे। तो इससे हमारा जो स्कोर बूस्ट हुआ इससे, और हमारे टेस्ट सीरीज से हमें बहुत हेल्प मिली। नेक्स्ट मैं आपको मिलवाना चाहूँगा किशन जहांगीर से, जो अभी NIT जमशेदपुर में है। अब किशन की स्टोरी अगर मैं आपको बताऊँ तो थोड़ी सी इसकी स्टोरी अलग है। जब ये बच्चा हमारे पास आया था तो ये बच्चा प्योर हिंदी मीडियम पढ़ा है और मतलब जब ये आया था ना हमारे पास तो ऐसे टूट चुका था ये बच्चा कि मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। मेरे को इसका ये भी था कि मैं ट्राई करूँ कि नहीं करूँ। पहले बात किशन से मेरी हुई थी यहाँ पे कोचिंग में आने के बाद में, सबसे पहले बात मेरे से हुई थी। वो ये इसके मन में ये चल रहा था कि मैं सर तैयारी कर भी पाऊंगा क्या। तो फिर मैंने इससे जाना, इसके सब्जेक्ट के बारे में पूछा, इसका बैकग्राउंड पूछा कि तूने कहाँ से पढ़ाई की है। तो जब किशन मेरे से मिला यहाँ पे कोचिंग में तो मतलब मेरे को खुद को ऐसा फील हुआ कि इस बच्चे का सिलेक्शन अपने को करवाना ही है कैसे भी करके, क्योंकि जो बच्चा हार चुका होता है ना अपन उसको जिताते हैं तो बच्चा हमेशा याद रखेगा। और इस बच्चे में है आज भी ये बात, ये आज भी याद रखता है कि मेरे को इतना सपोर्ट किया गया जिसकी कोई हद नहीं। मैं फिर से बता दूं ये बच्चा हिंदी मीडियम का था, 11th-12th हिंदी मीडियम पढ़ के फिर इसको थोड़ा दिक्कत भी हुई शुरू में। तो जब भी इसको दिक्कत होती है तो ये बात करने आता, मेरे से बोलता, डांगे सर को बोलता कि भाई अपने को कैसे इसको डील करना है। फिर इसने बोला कि ठीक है सर, मैं इंग्लिश मीडियम में अच्छी बुक्स होती हैं, क्योंकि JEE की जो बुक्स है ना वो इंग्लिश मीडियम की बहुत बेस्ट बुक होती है, हिंदी मीडियम में इतनी बुक्स है नहीं। तो वो बच्चे को लगा कि मेरे को इंग्लिश में करूँगा तो एक थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं उसमें एडजस्ट हो जाऊँगा। और सबसे बड़ी बात ये कि सिक्कर की नामी कोचिंग से बच्चा हमारे पास आया था, वहाँ इसका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद में ये टूटा हुआ हारा हुआ हमारे पास आया और इसको पूरे साल यही मोटिवेशन किया गया, यही मोटिवेट किया गया कि बच्चा
कि तेरे को जितना तेरे को आ रहा है और जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो तेरे लिए करेंगे। और इसका भी विश्वास पूरा था हमारे अंदर कि सर जो बता रहे हैं ना वो बेस्ट से बेस्ट होगा। फिर ये जनवरी में थोड़ा कम ला पाए परसेंटाइल, लेकिन हमें पता था आएगा परसेंटाइल, जनवरी में नहीं अप्रैल में आएगा। जनवरी में थोड़ी कम आई, उसका थोड़ा पेपर डाउन हो गया था। अप्रैल में फिर हमें पता आने वाले तो ही, तो अप्रैल में फिर इसके अच्छे परसेंटाइल और आज ये एनआईटी में। और ये जो बच्चा था ना, ये मतलब इसका लास्ट चांस था जेईमेंस का, जेईमेंस का लास्ट चांस था इसका, मतलब इसके पास चांस नहीं था आईआईटी का। तो इसने मतलब इतनी गजब मेहनत की जनवरी के बाद में तो बहुत ज़्यादा। और फिर पता तो पहले से ही था कि ये लाने वाला है अच्छे रैंक, और फिर अच्छे रैंक लेके और आज ये एनआईटी में। तो इससे हम पूछना चाहेंगे कि आपको एमडीसीएल का सिस्टम, यहाँ की फैकल्टी, डांगे सर का बिहेवियर कैसा क्या लगा, वो हम इससे पूछना चाहेंगे। हाँ, तो सर ने जैसे बताया, मैंने 12th अपने गांव से की थी, नॉर्थ फाउंडेशन था। फिर एक साल में सिकर को दिया। वहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई, पूरा मतलब बच्चों पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया। तो अगले साल जब मेरा सेकेंड ड्रॉप था तो मेरे पास जे एडवांस का कोई चांस नहीं था, मेंस का ही चांस था। तो मैं सर के पास आया यहाँ पे एमडी से, सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया। तो मैंने सर अच्छे से ट्रस्ट किया, तो अपना एक साल एमडी को दिया। तो एमडी ने मुझे बहुत ही अच्छे से पर्सनल गाइड दी, अच्छे से मेरे डाउट सेक्शन सब कुछ अच्छे से गाइड किया। तो बहुत ही अच्छे से मतलब एनआईटी प्लान में मेरा बहुत हाथ था सर का। तो मैं हमेशा एमडी सर को और मेरी फैकल्टी को हमेशा थैंक यू रहेगा मेरा। जी, अब इसी सिलसिले में अपन नेक्स्ट बात करना चाहेंगे यहाँ के एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन डांगे सर के बारे में, क्योंकि बात करना मैं उचित इसलिए समझता हूँ कि वो चेयरमैन तो है ही हैं, सब कामों को संभालते हैं, मैनेजमेंट सारा कुछ देखते हैं, उसके बाद वो क्लास भी लेते हैं। और इन 5 बच्चों को उन्होंने फिजिक्स पढ़ाई है। ये बच्चे 2024 बैच के हैं, 2025 बैच के, मतलब 3-3 साल तक फिजिक्स पढ़े हैं डांगे सर से ही। तो वो क्लास में उनका क्या रवैया रहता है, क्लास में वो कैसे बिहेव करते हैं, उनके अंदर मतलब ये चेयरमैन वाली फीलिंग है या फिर एज ए टीचर वो पढ़ाते हैं, और क्लास के बाहर उनका कैसा वो रहता है कि मतलब वो कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए, और कैसे मतलब इनको मतलब एक फियर रहता है बच्चों को हमेशा कि यार ये तो डांगे सर तो चेयरमैन है, तो इनसे अपन बात करेंगे, पूछे डाउन तो डांट देंगे, ऐसा कुछ मतलब कभी भी इनको ऐसा कुछ फील हुआ हो। और एकदम फील फ्री होके उन्होंने पढ़ाया इनको बच्चों क्लास में, मेरे को जैसा आइडिया लगा सर के बारे में। और कभी भी मतलब कोई भी जब मेरा भी डिस्कशन सर से होता था तो ये होता था कि सर आप पूछ लो, आप बता दो मेरे को, बच्चों से आप बात कर लेना, मेरे को कोई इशू नहीं है, आप बात बच्चों से कर लो, जहाँ भी दिक्कत आ रही मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए तैयार हूँ, संडे को आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने बच्चों को सिलेक्ट करवाना है कैसे भी करके। तो अब मैं इन बच्चों से पूछना चाहूँगा इनका कैसा मतलब फील था जब वो क्लास में पढ़ाते थे, उनको लगा इन बच्चों को कि वो चेयरमैन है तो अपना कोई गैप है, या फिर एकदम फील फ्री होकर वो बात करते थे और अच्छे से पढ़ाते थे इनको जे एडवांस लेवल तक का। जयश्री। मैंने 3 साल डांगे सर से पढ़ा है और मेरे को 3 साल में ऐसा नहीं लगा है कि सर ने मेरे को कोई भी डाउट नहीं बताया कि किसी और से पूछ लो, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा मैंने कोई भी डाउट पूछा सर से, सर ने क्लास में बताया है। और हाँ, वो चेयरमैन है तो बिजी तो रहेंगे, लेकिन वो अपने टाइम निकाल के डाउट बताते थे। और सर का पढ़ाना एकदम तरीका ऐसा पूरे टीचर से अलग था, वो आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाते थे। वो बताते कि लाइक क्वेश्चन को कैसे लेना है, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। और सर के कॉन्सेप्ट बहुत अलग थे, वो बहुत अलग तरीके से पढ़ाते थे, उन्हीं की वजह से मेरे फिजिक्स में नंबर आए। 1 मिनट में बीच में रोकना चाहूँगा, ये कोई स्क्रिप्ट तो नहीं थी पहले से कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है, ऐसा बोला गया आपको, ऐसा कुछ तो नहीं था? अपने तुम लोग रैंडम आए हो आज और रैंडम आके अपने इंटरव्यू के लिए बैठे? ठीक है, कंटिन्यू करेंगे रस्म। और डांगे सर ने जब 11th क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया था तब कोविड टाइम चल रहा था, तब पहले उनसे ऑनलाइन क्लासेस ली थी। 10th तक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था और डांगे सर से ऑनलाइन क्लासेस में ही पढ़ते पढ़ते मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स बन गया। उसके बाद में जब सर से मिले तो सर मतलब इतनी पोलाइटली बात करते हैं, और मतलब कहाँ सर की पोजीशन और कहाँ हम 11th क्लास में से नए नए आए हुए बच्चे, फिर भी सर ने हमें इतना फ्रेंडली फील करवाया। और कभी भी सर को किसी भी प्रॉब्लम को हम बताते थे, सर को अप्रोच करते थे, तो कभी भी सर ने हमें ऐसा नहीं फील करवाया कि तुम कुछ ऐसा कुछ बोलोगे तो हम उसका बैड कॉन्सिक्वेंस फेस करेंगे। सर इनफैक्ट हम तो फिजिक्स का तो सर को बताते ही थे, इनफैक्ट किसी और सब्जेक्ट का भी, जैसे अभी सर ने बोला
कि उन्होंने वो खुद डांगी सर को बोलते थे कि बच्चे आपको अगर कुछ बताएं तो वो आप मेरे को आके बताओ, आप बच्चों से पूछ लो। इनफैक्ट हम केमिस्ट्री वाले सर से थोड़ा सा डरते थे थोड़ा सा, तो उसके बारे में भी हम फिजिक्स में डांगी सर की जब क्लास आती थी तब उन्हीं को बताते थे। और जब सर क्लास में कभी सर को कुछ मैनेजमेंट में कुछ इशू आ जाता था तो सर उसका काम संभाल रहे थे तो भी सर हम तक क्लास में मैसेज पहुंचाते थे कि तुम अभी बैठ कर ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और बाद में उसको एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसको कवर अप करते थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं अमित से पूछना चाहूँगा इस बारे में। अभी जैसे मैंने 12th पेंसिल से नहीं पढ़ा, 12th के अंदर फिजिक्स टारगेट में जब वो आए थे तब मेरे को थोड़ा अच्छा फील नहीं हुआ। मैं थोड़ा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, स्टार्टिंग में मेरे को लगा समझ नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन जैसे मैंने 15-20 दिन पढ़ा ना, फिर उनसे एकदम अच्छे से इंटरेक्शन हो गया, फिर समझ में आने लगी फिजिक्स। फिर पता चला फिजिक्स ऐसी भी होती है। बाकी टीचर जो पढ़ाते हैं ना वो सिर्फ बुक्स से पढ़ाते हैं, जो बुक्स में लाइनें मिल जाएंगी टीचर पढ़ाएगा ना वो सेम सेम लाइन आपको बुक्स में मिलेंगी। लेकिन जो डांगी से पढ़ाते हैं ना, आप किसी बुक में ढूंढ लेना वो लाइनें मिलेंगी ही नहीं, वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बातें बताते हैं। उनका बिहेवियर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो इस कोचिंग इतनी बड़ी कोचिंग के चेयरमैन है। उनका बिहेवियर मेरे को सबसे अच्छा लगता है इस कोचिंग में, जितने भी टीचर्स हैं ना। बाकी टीचर्स से बात करने में थोड़ी बहुत शर्म भी आ सकती है मेरे को, लेकिन उनको कुछ भी बोलना है ना बिल्कुल भी कुछ होता ही नहीं, जैसे एकदम आराम से बातें करो, एकदम फ्रेंडली बिहेवियर है उनका। और फिजिक्स तो एकदम अच्छी पढ़ाते हैं वो। थैंक यू। नेक्स्ट अनीस कुछ बताना चाहेंगे? तो जैसा कि सर बताया कि जो डांगी सर हैं तो वो बहुत एकदम हम्बल नेचर के हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो जैसा कि मैंने टारगेट में सर से पढ़ा था तो शुरू में मेरे को फिजिक्स में दिक्कत रहती थी, न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व नहीं होते थे। तब मैंने सर को अप्रोच किया तो सर बोले कि पहले तुम अपनी पूरी थ्योरी रिवाइज करो, फिर जाके क्वेश्चंस पे बैठो और क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका ये होता है वो होता है। तो सर मेरे को एकदम अच्छे से समझा रहे थे। तो फिर मैंने बाद में सर की अप्रोच लगानी स्टार्ट की, तब मैं ऐसे फिजिक्स एकदम समझ में आने लगी और सर का तरीका मुझे बहुत बढ़िया लगा। और मतलब कभी भी कुछ भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में तो मैं सर को ही अप्रोच करता था और सर का एकदम फ्रेंडली नेचर था, तो मैं हेजिटेट नहीं किया मैंने सर से कभी बात करने के लिए। नेक्स्ट किशन से पूछना चाहेंगे? हाँ, तो मैं ड्रॉप ईयर में यहाँ पे आया था तो स्टार्टिंग में मुझे डांगी सर फिजिक्स पढ़ाते थे। फिजिक्स में स्टार्टिंग से फेवरेट थी, लेकिन मुझे फिजिक्स में जैसे मैकेनिक्स मेरी पहले से ही वीक थी, तो जब मैंने डांगी सर से पढ़ा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया। वो बहुत मतलब डीपली अंदर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाते थे और अच्छे से डाउट्स वगैरह हमारे जो भी कुछ प्रॉब्लम्स जो क्लास में क्लियर करते थे डाउट्स वगैरह? लास्ट में क्लियर करते थे और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बहुत अच्छे से समझाते थे। मेरी सब लोग बोलते थे केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मेरी फिजिक्स बहुत ही अच्छी हो गई थी सर से पढ़ने के बाद और मेरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर। इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए कुछ डिस्कशन और करना चाहूँगा इन बच्चों से मैं, जो अभी IITs में पढ़ रहे हैं। एक जनरल पॉइंट जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो हमारे सामने एक मेन पॉइंट आता है बच्चों का कि सर हमारे मार्क्स स्टार्टिंग में अच्छे थे 11th क्लास में, फिर वो डाउन आते हैं, है ना। फिर वो कई बच्चों को 11th में मार्क्स आते ही नहीं है, वो मार्क्स आने उनके 12th में शुरू होते हैं। तो वो अप्स एंड डाउन्स तुम्हारी लाइफ में भी आए थे क्या? और आए थे तो तुमने उसको कैसे कंसिडर किया था और कैसे वो ओवर मतलब एक फियर होता है एक फेलियर का कि यार मेरा जेई में होगा या नीट में होगा या नहीं होगा, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, वो सबको रहता है। वो आप कोई भी तैयारी करोगे हमेशा आपको फियर रहेगा। तो उस फियर को आपने ओवरकम कैसे किया और कैसे मतलब आप उस अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में आए थे, इनकी लाइफ में मेरे को पता है आए थे, लेकिन उनसे ये कैसे निकले? उस चीज़ में ये रहता है कि अपन पढ़ाई छोड़ दें वो बेटर ऑप्शन है, या फिर अपन क्विट कर जाएं वो बेटर ऑप्शन है, दूसरे कोई फील्ड में चले जाएं, या फिर उसी में अपन लगातार पढ़ते रहे निरंतर मेहनत करते रहे तो वो अपने को सफलता मिलेगी। तो ये सब बातें मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि मतलब ये आजकल एक आम बात हो गई है कि मतलब सर हम पढ़ते बहुत है मार्क्स बहुत कम आते हैं। वैसे मैं बता दूँ कि जेई है ही ये फील्ड, इसमें पढ़ना बहुत पड़ेगा और मार्क्स इसमें बहुत कम आते हैं। तो अपने को कंसिस्टेंट लगे रहना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग अपने को नहीं करनी है और अपने को कैसे बूस्ट रखना है, कैसे अपने को प्रिपेयर करना है, वो सारी बातें मैं इनसे जानना चाहूँगा। तो जयश्री आप बताइए, अप्स एंड डाउन्स आए थे लाइफ में इस जर्नी में और आपने कैसे उनको ओवरकम किया? स्टार्टिंग में जब मैं 11th फाउंडेशन में थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि जो मेरे आसपास बच्चे हैं वो बहुत पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मेरे से क्वेश्चन होते ही नहीं है। तो ऐसे मेरे को लगा था कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी 11th फाउंडेशन में, ऐसा लगा था। लेकिन आगे आगे जब आपके पास ऐसे सपोर्टिव टीचर्स होते हैं जैसे अंकित सर,
तो उन्होंने सपोर्ट किया था मेरे को कि ऐसे होप्स नहीं खोनी है आगे, ये तो स्टार्टिंग है, 11th स्टार्टिंग ही होती है। तो अगर आप 11th में अगर होप्स खो दोगे तो आगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मेरे 11th में अप्स एंड डाउन्स आए थे, मैंने मतलब अगर मैं पूरी पढ़ भी रही हूँ तो मेरे क्वेश्चन भी हो रहे हैं, लेकिन मेरे पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने खुद को ऐसा टाइम दिया कि क्यों नहीं आ रहा है, खुद को समझा, फिर सब टीचर से बात करी। उसके बाद में जब मैंने क्वेश्चन अलग किया, अलग तरीके से पढ़ना शुरू किया, तो मेरे मार्क्स आए हैं। 11th में थोड़ा अप्स एंड डाउन आया, लेकिन 12th में और टारगेट बैच में नंबर आए हैं। 11th में तो मेरा थोड़ा ठीक चल रहा था, थोड़ा कंसिस्टेंसी चल रही थी, मार्क्स में भी टीचर्स बोलते रहते थे, पर 11th में मेरी रैंक काफ़ी कंसिस्टेंट सही चल रही थी। उसके बाद 12th में मेरी थोड़ी 12th के स्टार्टिंग में मेरी थोड़ी ओवर थिंकिंग बढ़ गई, मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड सा फील हुआ। उस टाइम मेरी रैंक में भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस आए, मार्क्स में भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस आए। और जैसे कि 11th का रिवाइज करने के चक्कर में 12th का रहता था, 12th का पढ़ने के चक्कर में 11th की रिवीजन रह जाती थी। तो उसके रिगार्डिंग भी जब भी टीचर्स को अप्रोच करते थे तो उन्होंने हेल्प किया। 12th की स्टार्टिंग में मेरी थोड़ी ओवर थिंकिंग और थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटेड सा फील होने लगा। उस टाइम मेरी रैंक में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आए। और फिर उसके बाद में जब टीचर्स को अप्रोच किया कि पहले तो उससे पहले मुझे मेरे घर वालों ने अप्रोच किया कि कैसा आ रहा है। उसके बाद में फिर टीचर्स ने भी साइमल्टेनियसली पूछा कि रैंक में क्या दिक्कत आ रही है। तो उस टाइम थोड़ा मैं बता भी नहीं पाई थी, फिर बाद में थोड़ा टाइम लेकर मैंने टीचर्स को बताया, पेरेंट्स को बताया। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा हेल्प किया कि कैसी टेक्निक्स यूज़ कर सकती हूँ और कितना मैं ब्रेक ले सकती हूँ और कितना कंसिस्टेंट पढ़ सकती हूँ, अपने स्टडी मेथड को कैसे चेंज कर सकती हूँ। इनफैक्ट अंकित सर को जब भी मैंने बताया कि सर ऐसे कर रही हूँ, सर हमेशा सामने से पूछते थे कि तुम कैसे कर रही हो। तो मैं जैसे कर रही थी वैसे सर को बताती थी, और उसमें सर फिर जो भी जितना सही है उसको अप्रिशिएट करके और जो गलती है उसको पॉइंट आउट करके उसको सुधारने को सर ने हमेशा मोटिवेट किया। अब जैसे सर बताए हैं, प्रश्न अप एंड डाउन तो सबके आते हैं, मेरी भी आई थी। और मैं पढ़ते पढ़ते एक बार इतना डिमोटिवेट हो गया कि मैंने सोचा ये तो कहीं से होगा ही नहीं, और मैंने पढ़ना एकदम बंद कर दिया। फिर मैं खुद टीचर्स के पास में नहीं जाता था, मेरे को भी थोड़ा बहुत डर लगता था। तो फिर घर वाले आए कोचिंग के अंदर, टीचर से मिलाया, फिर मेरी थोड़ी टीचर से इंटरेक्शन हुआ। टीचर्स ने गाइड किया कि नंबर तो आगे पीछे होते रहते हैं, कैसे इंक्रीमेंट करना है, कितनी देर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा गाइड किया। तो फिर एक बार वापस वो हुआ तो मेरी रैंक पहले कोई 15 के आसपास आती थी। फिर गाइडेंस लेके मैंने 1 महीने पढ़ाई की ना, उस तरीके से मेरी रैंक एकदम से फ्लक्चुएट होके फिर पहुँच गई थी। थोड़ा सा मैं बीच में रोकना चाहूँगा अमित को। एक ऐसा बच्चा जो मतलब ऐसा बोल सकते हो छुपा और असलम था, ये मतलब पता ही नहीं था कि इसके अंदर इतना टैलेंट है जब तक इससे बात नहीं हुई थी। और मतलब ये कंटिन्यूअस पढ़ता रहता था, ये मतलब इसको जो करना है, कौन सा जो सीखना है वो मतलब रेगुलरली सीख रहा है ये। और कभी मतलब लाइमलाइट में नहीं आया था ये कि मतलब मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हूँ, कभी नहीं आया ये। वैसे जब इसकी मौसी जी इसको पूरा संभालती है, जब वो आई कोचिंग में बात करने के बाद पता चला कि इसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। और अगर इससे बात की जाए, इसको गाइड किया जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो बाद में अक्टूबर का टाइम था, शायद अक्टूबर से नवंबर का टाइम था जब वो आई थी, बात हमारी बैठ के बात हुई थी। तो उसके बाद से इस बच्चे ने जो मेहनत की है वो मतलब तारीफ के काबिल है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत की इस बच्चे ने, और वो मेहनत ही है कि ये मतलब 12th का टॉपर निकल गया उस टाइम पे। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि एमडीसीएल कोचिंग से अमित टॉप करेगा, सोचा नहीं था किसी ने। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो सबको ऐसा लगा कि वास्तव में बच्चे में टैलेंट था। तो मतलब ऐसा नहीं कि अपन 11th में ही चालू करेंगे पढ़ना तभी सारा कुछ होगा। 11th इसकी चली गई थी, ये ठीक ठाक पढ़ रहा था, 12th भी इसकी मतलब पूरी हो गई थी। फिर उसके बाद में जो उसने चेंज किया अपनी पढ़ाई में, उससे फिर ये इतना ज्यादा हो गया कि अब तो मेरे को करनी आईआईटी है। फिर इसका मतलब कभी जो एक ड्रीम था ना वो बन ही गया था कि मेरे को आईआईटी करनी कैसे भी करके। और फिर लास्ट में देख लो आज ये आईआईटी बीएचयू में है भी। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को, बच्चों को, कि मतलब अपने को किसी भी स्टेज में आके फेल नहीं करना, अपने आप को मतलब फील नहीं करना है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा नहीं होगा। किसी भी फेज में आके आप तैयारी कर सकते हो। मतलब वो बोलते हैं ना कि स्टार्ट करना होता है अपने को, स्टार्ट आप करोगे तो आपको पक्की सफलता मिल जाएगी। इसमें स्टार्ट वो वाला जो पॉइंट लेट आ सकता है, लेकिन जब भी वो आए तब उसको आप ग्रैब कर लो। उसके बाद से आप इतनी मेहनत करो, जी जान एक लगा दो, तो पक्का आपको आईआईटी एनआईटी सिलेक्शन होगा। मतलब जो भी एग्जाम हो, नीट हो चाहे कुछ भी एग्जाम हो, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। अमित तो अब सर बता रहे जैसे गाइडेंस दी, तो अगर उस टाइम पे अगर सर ना होते तो मैं भटक जाता रास्ते से, ना पढ़ पाता। सर ने गाइड किया तब जाके यहाँ तक पहुँच गए हम वो भी।
और जैसे ही मेरे को लगा अभी तक कि कई बार होता है कि अपन पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर मार्क्स नहीं आते, तो मेरे को उसमें जो दिक्कत थी मेरे को ऐसा लगा कि एक तो होता अपन टेबल पे बैठ रहे 5 घंटे और पढ़ रहे हैं उनमें से 2 घंटे, तो उससे बचना है। तो उसके लिए डांगे सर ने बताया था कि अपने पास स्टॉप वॉच रखो, जब टेबल से उठो तो उसको ऑन ऑफ कर दो, उससे आपको फिक्स पता चलेगा आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। और फिर आपको वो नहीं होगा कि मैं इतनी देर पढ़ रहा था और इतने से नंबर आ रहे हैं, फिर आपको असली पता चलेगा कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा इतने नंबर आएंगे, फिर आपको सही लगेगा इतने पढ़ने से इतने नंबर आएंगे। और दूसरी दिक्कत होती है कि बच्चे को जो पसंद होता है ना उसमें लगा रहता है बच्चा, जैसे उसको मैथ आती है तो उसमें लगा रहेगा, उसको छोड़ेगा ही नहीं। और बोलेगा नंबर आ नहीं रहे, तो वो मैथ पढ़ेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर कहाँ से आएंगे। तो आपको थोड़ा वो करना है कि जब पसंद है उसके अलावा ही पढ़ना पड़ेगा तभी नंबर बढ़ेगी। तीसरा थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़ो, जितनी देर पढ़ो उतनी देर अच्छे से पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा जाता तो ब्रेक ले लो, घर वालों से बातें कर लो, और पढ़ो उतनी देर पढ़ो ही बस। तो जैसा कि सर ने कहा अप्स एंड डाउन्स के बारे में, तो मेरे भी 11th में बहुत आए थे। मेरे पूरी 11th में मार्क्स कम आते थे, तो मैंने गोविंद सर को, डांगी सर को अप्रोच किया कि सर मेरे मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं, मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ। तो सर ने कहा कि तुम अपने पढ़ने का तरीका बदलो, तो जैसे तुम पढ़ते हो उससे थोड़ा अलग हटके पढ़ो। तो सर ने मुझे गाइड किया कि तुम्हें ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो फिर मैं जैसे 12th में आया तो मेरे मार्क्स बूस्ट होने लगे, धीरे धीरे मेरी रैंक बढ़ने लगी, और सर के गाइड करने से ये सब हो पाया है। तो मैंने 12th स्टेट बोर्ड से की थी, तो मतलब जेई की पीरियड से स्टार्ट किया तो काफ़ी अजीब लगती थी, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना, सब्जेक्ट को इतना डीपली पढ़ना, मैं काफ़ी मतलब डीमोटिवेट हो गया था। फिर जब मैंने एमडीसी ज्वाइन किया तो सर ने काफ़ी अच्छे से गाइड किया और हमेशा ऐसे बोला कि स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अप डाउन तो आते रहेंगे आपके, मतलब मार्क्स आए या ना आए, लेकिन आपको हमेशा कंसिस्टेंसी रखना है। अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ोगे तो रिजल्ट आपको इंस्टेंट कभी नहीं मिलेगा, वो आपको 2 मंथ बाद पता चलेगा। तो बस यही बात मैं हमेशा अपने माइंड में रखता था, तो मैं हमेशा पढ़ता गया और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए कभी वेट नहीं किया, हमेशा वेट किया, और जब मुझे मिला तो मैं काफ़ी संतुष्ट था। अब इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक लास्ट क्वेश्चन इन बच्चों से रहेगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चे ज़्यादा उनका जो फोकस है ना वो स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब इन पे चला गया है। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि इनका बच्चे की पढ़ाई में, और अगर बच्चे को सक्सेस होना तो उसमें कोई रोल नहीं होता है इनका, जहाँ तक मेरे को लगता है। और वही बात एग्री डांगी सर करते हैं कि सर बच्चों को इनसे जितना अपन दूर रखेंगे उतना अपने लिए बेटर होगा, उतना बच्चों के लिए बेटर होगा। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब इन्होंने तैयारी की थी तो इन्होंने कितना मतलब ऑनलाइन सिस्टम को फॉलो किया था, या पूरा का पूरा फेथ एमडीसीएल पे था, यहाँ की सीट पे था, यहाँ के नोट्स पे था, और यहाँ के कंटेंट पे था, जो उनको फैकल्टी ने पढ़ाया वो सारे इन्होंने फॉलो किया। और फिर मतलब जो टेस्ट सीरीज थी वो फॉलो की, सब कुछ मतलब इन्होंने ऑफलाइन किया, जहाँ तक मेरे को इनके बारे में पता है। लेकिन अब आजकल के जो बच्चे हैं ना वो मतलब उनको ऐसा हो गया है कि अगर उनको फ़ोन नहीं मिले ना तो वो मतलब कई बच्चे तो गार्जियंस के फ़ोन आते हैं कि वो खाना नहीं खाते हैं, कि उनको फ़ोन चाहिए खाना खाने के लिए। तो इतना जब बढ़ चुका है फ़ोन और ये लैपटॉप और टैब, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ था क्या कि तुमने इतना कुछ यूज किया उन सब का और फिर आपका सिलेक्शन हुआ? ये पूरा पूरा ट्रस्ट आपने एमडीसीएल पे किया, स्टाफ पे किया, और यहाँ की सीट वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह पे किया, तब आपका सिलेक्शन हुआ, या आपने कोई ऑनलाइन सिस्टम ज्वाइन किया था? मैं बस एक ही बात है कि ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन में आप किसको प्रेफर करोगे और क्या बेस्ट रहेगा आने वाले बच्चों के लिए? मैं जयश्री से पूछना चाहूँगा। एक तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता है कि तुम फोन से पढ़ पाओ। अगर तुम्हें समझा रहे हैं यहाँ से टीचर्स, यहाँ का समझ में आ रहा है, तो तुम पहला ये होता है कि तुम यहाँ के शीट सॉल्व करो, उसके बाद में घर पे इतना टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हारे पास कि तुम फोन से प्रेप कर सको। तो अगर तुम तुम्हें फोन से पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि तुम फोन से पढ़ोगे, तुम्हें फोन एक डिस्ट्रक्शन होता है और तुम पढ़ोगे तो नहीं, तुम्हारा टाइम वेस्ट ही जाएगा फोन से। तो इससे बेटर है कि तुम, अगर तुम्हें डाउट भी आ रहा है और तुम वो ऑनलाइन देखने जाते हो, उसके बजाय तुम ऑफलाइन पूछ सकते हो टीचर से। एंड ऑफलाइन बेटर रहता है कि तुम ऑफलाइन ऑनलाइन से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, कि उसने सिर्फ एक बार बता दिया, तुम्हारे दिमाग में हज़ारों डाउट होंगे। लेकिन तुम ऑफलाइन पढ़ोगे और जब 1000 चीज़ें बताएंगे तो तुम्हारे हज़ारों के हज़ारों सवाल दूर हो जाएंगे, डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और फ़ोन से पढ़ना तो एक बहाना है, मतलब अगर तुम ये सब पढ़ा रहे हैं, 6 घंटे कोचिंग में पढ़ रहे हो और फिर 6 घंटे के बाद भी अगर तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना है तो वो तो नहीं है। फिर तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, तुम्हारे पास क्वेश्चन करने का ही टाइम नहीं रहेगा। तो इससे बेटर है कि तुम क्लास में सही से पढ़ो
और घर जाके सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। नेक्स्ट मैं रश्मि से पूछना चाहूँगा इस बारे में। और सबसे ज़रूरी चीज़ जेईई में होती है सेल्फ स्टडी करना। तो अगर हम फ़ोन से ऑनलाइन पढ़ने लग गए तो सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बचता है। पहली बार तो अगर हम ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑफलाइन पढ़ाई करने के बाद सेल्फ स्टडी को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ स्टडी को पहले टाइम देना ही पड़ता है। उसके बाद में अगर सेल्फ स्टडी में भी अगर हमारा टारगेट कुछ पूरा हो भी रहा है तो हमें रिवीजन वाले पार्ट पे या फिर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के हों उनको करने में फोकस करना चाहिए। ऑनलाइन में जो हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं उसी को हम वापस पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको वापस आके रिपीट करने से बेटर तो ऑब्वियसली यही चीज़ है ना कि हम खुद से सोच के नए क्वेश्चंस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये, अगर फ़ोन पे पढ़ते पढ़ते किसी और चीज़ में लग गए हो तो जैसे 1 घंटे के लिए फ़ोन लिया है उसमें 20 मिनट पढ़ाई के और 40 मिनट कुछ और कर रहे हो तो आउटपुट तो उसका आया ही नहीं। और अल्टीमेटली में तो आउटपुट चाहिए ना, तो वो फिर अगर तुम चाह रहे हो कि फ़ोन से बेटर आउटपुट हो और अगर वो हो ही नहीं रहा तो इससे बेहतर तो फ़ोन को साइड में रख के खुद से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट अमित। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है मेरा ऑनलाइन पढ़ना है तो आप जिस भी कोचिंग में उस कोचिंग में कहीं ना कहीं कमी होगी। ऐसे पहली बात तो ये, और मेरे को तो कभी ऐसी ज़रूरत लगी नहीं कि मेरे को ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। तो कभी फील हुआ तो भी मैंने बोला कि इस सब्जेक्ट का समझ में नहीं आ रहा है, टीचर में कुछ दिक्कत लग रही है तो टीचर तुरंत चेंज हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत हुई नहीं मेरी। और बाहर के बच्चे पढ़ते होंगे, मैं मेरे रूममेट भी जैसे वहाँ पे IIT के अंदर वो भी बोलते हैं कि मैं तो केमिस्ट्री तो वहाँ पे समझ में नहीं आती थी, बोलने में भी टीचर चेंज हुआ नहीं और मेरे को पूरी ऑनलाइन पढ़नी पड़ी। तो उसने वो केमिस्ट्री ऑनलाइन पढ़ी तो उसके घर पे डेली 2 घंटे केमिस्ट्री के अंदर जाते थे। अगर वो 2 घंटे वो अगर खुद से सेल्फ स्टडी करता ना, मेरे को लगता है कि जहाँ पे वो भी है ना उससे कहीं ना कहीं पे भी उसका रिजल्ट ऊपर ही होता। और ऑनलाइन के लिए जैसे बता रही है रश्मि दीदी कि आप 20 मिनट वो करोगे जो देख रहे हो और 40 मिनट इंस्टाग्राम चलाओगे, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। और ये होगा आपके साथ पक्का होगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप पढ़ोगे कम और उसको यूज़ ज़्यादा करोगे। तो मोबाइल से दूर रहो उसके उतना। और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को पर्सनल मोबाइल ला देते हैं, बच्चे कंट्रोल कम कर पाते हैं। तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए उनके ऊपर कि बच्चा मोबाइल से कम पढ़े। मोबाइल से कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप कोई तो आप मोबाइल से पढ़ोगे तो आपको ना तो आइडिया लगेगा आप वहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तो आपको क्या पता चलेगा साथ वाले ने चीटिंग करके किया है ऐसे किया है, आपके रैंक आएगी कोई आइडिया नहीं लगेगा। अगर आप ऑफलाइन जाके दोगे तो आपको रैंक आएगी 10th रैंक आएगी तो आपको आइडिया लगेगा कि मेरे से 10 बच्चे ऊपर हैं, मेरे को भी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आइडिया लगता है कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो। ऑनलाइन में कोई आइडिया नहीं रहेगा और डिप्रेशन की सबसे ज़्यादा चांस ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको पता है नहीं आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आप लगे पड़े हो। आपको दिखेगा कि मेरी 2000 रैंक और मेरे से ऊपर 2000 बच्चे इतना पढ़ने के बाद भी, तो आपको क्या पता वो 2000 बच्चे चीटिंग करके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो कुछ भी आइडिया नहीं लग पाएगा। तो उसके अपना ऑफलाइन पे प्रीफर करो मेरे अकॉर्डिंग तो। और MDCL तो बेस्ट है मैं मानूँ जहाँ तक। मेरे को कभी आज तक नीट फील नहीं हुई कि मैं ऑनलाइन पे शिफ्ट हूँ। और कई बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं, मैंने कभी ऑनलाइन यूज नहीं किया, कुछ क्वेश्चन में डाउट आया तो देखता हूँ, लेकिन मैंने ऑफलाइन पूछा है तो मैं प्रीफर करूँगा कि ऑफलाइन पूछो। आप ऑफलाइन पूछते हो तो एक क्वेश्चन के अंदर जाने पे और भी डाउट निकलते हैं बार। ऑनलाइन वाले सिर्फ आपको वो क्वेश्चन वाला बताएगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन और पता चलेगा, अच्छे क्वेश्चन, टीचर के साथ इंटरेक्शन होगा, क्लास में अच्छे से बात कर पाओगे आप। एक बहुत बड़ी बात अमित ने इसी बीच में कही है कि गार्जियंस को भी वो देखना पड़ेगा। मतलब आजकल के ज़माने में गार्जियंस इतने बिजी हो गए हैं कि मतलब बच्चे को फ़ोन दिला दिया और उसको कोर्स दिला दिया या फिर वो कोचिंग जा रहा है, कोचिंग जाकर उसको फ़ोन दे दिया, वो बच्चा इतना मशगूल हो गया फ़ोन में कि ना तो गार्जियन को पता है ना बच्चे को पता है कि वो कर क्या रहे। वो जब गार्जियन रूम में एंटर करते हैं तो स्क्रीन खोल लेता है पढ़ाई वाली और बाकी पूरा टाइम वो वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो मतलब इतना आपको ट्रस्ट बच्चे को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उस बच्चे को आपको मतलब वो बच्चा है, वो लापरवाही करेगा, वो गलतियाँ करेगा, उसमें फिर वो अपनी कमी होगी कि अपन उसको नहीं रोक रहे हैं। अपने को लगेगा कि वो पढ़ रहा है लेकिन वो नहीं पढ़ रहा है। वो एक्चुअल में वो बच्चा, कोई बच्चा फ़ोन यूज कर रहा है तो मैं तो ये मानता हूँ वो नहीं पढ़ेगा। वो आपको दिखाएगा, शो ऑफ करेगा वो आपके लिए कि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ और मैं इतना अच्छा करूँगा। आपको अगर ऐसा फील ही हो रहा था, उसके टेस्ट के मार्क्स देख लेना। वो फ़ोन यूज़ करने के बाद जो उसके टेस्ट के मार्क्स होंगे वो आपको बता देंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। तो थोड़ा ये अमित ने बहुत अच्छी बात कही, थोड़ा गार्जियन को भी देखना पड़ेगा कि वो बच्चा क्या कर रहा है। फ़ोन, लैपटॉप, टैब दिला दिया वो ठीक है, वो आपकी बात माननी पड़ती है, ये जनरेशन ऐसी है, लेकिन वो देखो, उसको वॉच आउट करो कि वो कर क्या रहा है, उसका क्या स्क्रीन टाइम है और वो उस स्क्रीन टाइम को यूज कहाँ कर रहा है।
लेकिन 11th-12th में अगर आप उसको वॉच आउट नहीं करोगे ना, तो अगर वो बच्चा एक लाइन से हट गया तो फिर वो बाद में कभी मतलब ना आपकी सुनेगा ना हमारी सुनेगा। वो मतलब हम उसको बोलेंगे ना, तब भी उसको बहुत बुरा लगेगा कि ये मेरे को क्यों बोल रहा है इन चीज़ों के लिए। वो उसको बहुत गुस्सा आएगा उस चीज़ को लेके। तो उस चीज़ को अपने को गार्जियंस को भी देखना पड़ेगा और टीचर्स को भी देखना पड़ेगा कि बच्चों को इस माहौल से कैसे बचाना है। बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो गलती करेंगे। अब उसमें अपन नहीं समझाएंगे उसको, तो वो मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो इसी बात को आगे लेके जाके मैं अनीस से पूछना चाहूँगा कि अनीस के इस मामले में क्या विचार है? तो जैसा कि सर ने कहा कि फ़ोन बच्चे के पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो मेरा मानना है कि एक पढ़ने वाले बच्चे के पास स्मार्टफोन इस ज़माने में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दिखाता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं ट्यूशन्स वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ, पर वो उसकी जगह उस टाइम को किसी वो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब वगैरह पे उस पर उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह मैं प्रेफर करना चाहूँगा कि वो कोई और फिजिकल एक्टिविटी कर ले, उसको ब्रेक ही लेना हो तो, या फिर अपने बढ़िया रहेगा कि अपने माता पिता से बात कर ले, थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड कर ले। तो मेरा मानना है कि फ़ोन तो होना नहीं चाहिए, और यदि आपको लगे कि मुझे ज़रूरत है फ़ोन की, कि मुझे ट्यूशन वगैरह सोल्व करनी ही है, तो आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपने टीचर के साथ कंसल्ट करें। वो आपको सही गाइड देंगे कि आपको कैसे क्या करना है आगे, और कैसे आपको कोई डाउट वगैरह है तो कैसे सोल्व करना है। तो इससे आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ेगा और आपको बढ़िया भी लगेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, आपकी फैकल्टी क्या और इंस्टीट्यूट क्या है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आपको ऑनलाइन की ज़रूरत ही नहीं है। जो कुछ नहीं समझ में आया वो आप टीचर से पूछ सकते हो। आप वही चीज़ स्कूल कॉलेज कोचिंग में पढ़ रहे हो, वही जाके आप घर पे पढ़ रहे हो, डबल टाइम दे हो। इसमें आपको सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, फ़ोन लैपटॉप इनका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होगा और आपको लॉस ज़्यादा होगा। ये आपको पढ़ने की जो इच्छा होगी उसको डेड कर देगा माइंड से। आपका अलग चीज़ों में ज़्यादा माइंड जाएगा। पढ़ाई आपको जो आउटपुट होगा वो बहुत कम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे ही कर सकते हो कि इनसे बचें। और हाँ, कुछ जो टॉपिक आपको अगर नहीं समझ में आ रहे तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन हैबिट मत डालना ऑनलाइन पढ़ने की कि आप 6 घंटे घर पे पढ़ रहे हो, 6 घंटे कोचिंग में पढ़ रहे हो। तो उससे आपको ट्यूशन प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी इनमें काफ़ी मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सब बातें आज के इंटरव्यू का मेन पॉइंट था, और मैं आशा करता हूँ कि सभी दर्शक, सभी व्यूअर्स और बच्चे इस इंटरव्यू को सुनेंगे और इन बच्चों से मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर फ्यूचर में कुछ अच्छा करेंगे। अब इसका मेन मकसद ये नहीं कि जेई वाले बच्चों के लिए इंटरव्यू, ये मतलब उन्होंने एक ओवरव्यू बता दिया कि आपको कोई भी तैयारी करनी है तो उसको आपको कैसे डील करना आना चाहिए। और वो तैयारी कुछ भी हो, चाहिए जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी तैयारी हो, इन बच्चों के अनुभव लेके, क्योंकि ये बच्चे सक्सेस हुए हैं इस फील्ड में, तो इस एग्जाम में, और एग्जाम छोटा एग्जाम नहीं है, मतलब मैं आपको बता दूं 15 लाख बच्चे बैठते हैं इस एग्जाम में, जेई वाले एग्जाम में, उनमें सफलता मिलना, आईआईटीज में जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इसका सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है बच्चों का, उसमें इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और एमडीसीएल से हुआ है। मतलब बड़ी बात ये है कि एक छोटी सी जगह चिड़ावा, और वहाँ से मतलब अच्छी आईआईटी दिल्ली में बच्चे गए, आईआईटी बीएच में बच्चे गए हैं, आईआईटी जम्मू बच्चे गए हैं। तो मतलब हमारे लिए, डांगी सर के लिए और यहाँ के पूरे स्टाफ के लिए बहुत ही मतलब प्राउड की बात होती है। और जब भी हम इन बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो मतलब हमें भी यही फील होता है कि यार आज हमारे पढ़ाई बच्चे मतलब किस मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं। और जब 4 साल बाद में जब इनका पैकेज लगेगा, कोई बच्चा विदेश रहेगा, कोई बच्चा इंडिया में रहेगा, तो मतलब वो जो फीलिंग होगी ना, वो मतलब लाइफ टाइम हम अपने पास रखेंगे। और मतलब दिल में बात हमेशा रहेगी कि इन बच्चों ने कितना अच्छा किया, मतलब यहाँ पढ़ के, और ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज इतना नाम कर रहे हैं। उसमें नाम सभी का होगा, एमडीसीएल का होगा, चिड़ावा छत्र का होगा, झुन्नू का होगा, सबका नाम होगा। आज का जो इंटरव्यू है वो हम यही समाप्त कर रहे हैं। जल्द ही अपन फिर रूबरू होंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ में, क्योंकि ये बच्चे और भी एमडीसीएल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी इस बैच में सिलेक्शन होते रहेंगे और बच्चे आते रहेंगे। तो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के लिए आप वेट करते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।